जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 6 इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू ऑन द 1st एंड 2nd ऑफ सितंबर। ठीक है, सो चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की टूवर्ड्स। तो पहला आर्टिकल, टू एंगेज तालिबान और नॉट टू एंगेज तालिबान। ये आर्टिकल विवेक काटजू ने लिखा है, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट है, बहुत वरिष्ठ डिप्लोमैट रह चुके हैं ये अपने करियर में। अब तालिबान के चलते आपको जैसे कि पता है कि पिछले 1 महीने में बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, खास करके आर्टिकल जैसे सी राजा मोहन के आए हैं, तो जहां पे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात करते हैं, अभी कुछ टाइम रुकने की बात करते हैं बिफोर एंगेजिंग विद तालिबान। पर ऐसे कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि व्हाई आर वी वेटिंग, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, व्हाई आरंट वी एंगेजिंग विद तालिबान। तो विवेक काटजू का इस आर्टिकल में क्या कहना है, बहुत ब्रीफली इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सो कंटेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पेशेंस मस्ट नॉट यील्ड इन एक्शन। सो व्हाट इज द इवॉल्विंग रोल ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान? सो एज ऑफ नाउ इंडिया कंटिन्यूज टू follow a wait and watch policy in Afghanistan, seeing the developments happening, right? Some members of the Indian foreign policy and strategic community now seem willing to accept the need for an open contact with Taliban. राइट आखिर कब तक हम तालिबान के साथ एंगेज नहीं करेंगे? बिकॉज जैसे कि हमने बहुत बार रिपीटेडली अपने एडिटोरियल सीरीज में भी डिस्कस करा है कि रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, वो सब तो एंगेज कर रहे हैं। चलो पाकिस्तान की बात छोड़ें, रशिया और चाइना की बात करें तो वो तो एंगेज कर रहे हैं तालिबान के साथ। सो व्हाई आर वी नॉट एंगेजिंग? सो बार बार इसको लेके बात की जा रही है, खास करके फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में बहुत सारे कॉलमनिस्ट का, बहुत सारे फॉर्मर डिप्लोमैट्स का भी कहना है दैट वी शुडंट वेट फर्दर। स्ट्रेटेजिक पेशेंस कैनॉट बी एन एलिबाई फॉर इनएक्शन। तो बहुत अच्छी लाइन यहां पे लिखी गई है। तो इंडिया ने अभी पिछले 6-7 महीनों से तो इंडिया वेट एंड वॉच कर ही रहा था, जबकि पता था इट वाज इनएविटेबल कि तालिबान विल टेक कंट्रोल ओवर काबुल, एंड ये भी पता था कि अमेरिकन फोर्सेस सम डे और द अदर दे विल विड्रॉ देमसेल्व्स। तो ये दैट द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। Now, although Taliban can't be trusted on face value, because वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, हम वो 1996 वाला तालिबान नहीं है, अब हम और सॉफ्ट हो गए हैं, ये इनका कहना है, तालिबान का ये कहना है, ये अलेज करते हैं कि हम प्रमोट करेंगे डेमोक्रेसी को, प्रमोट करेंगे ह्यूमन राइट्स को, ये सब बातें वो कह रहे हैं, बट दे कैनॉट बी ट्रस्टेड ऑन द फेस वैल्यू। इस बात की चिंता भी जताई गई है, विच इज फेयर इनफ, right? But to explore the Taliban's approaches towards India, there is an obvious need to establish open and direct contacts with it. अब थोड़ा सा रिस्क का फैक्टर है कि चलो अगर तालिबान के साथ एंगेज करें तो एक ये प्रॉब्लम भी आती है कि तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट और ऑप्शन क्या है अभी हमारे सामने? तो एंगेज करना पड़ेगा, फिर एंगेज करके ही पता लगेगा कि तालिबान के क्या व्यूज हैं। अभी तक तो तालिबान ऑन पेपर तो यही कह रहा है कि हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, वी वांट टू एंगेज विद इंडिया, राइट? सो इंडिया मस्ट नॉट अबैंडन अफगानिस्तान इन देयर टाइम ऑफ नीड। चलिए अगला आर्टिकल है, इट्स टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स टुगेदर। ये हिंदू में कल आया था जी आर्टिकल। सो कंटेक्स्ट क्या है? रिवाइवल ऑफ ब्रिक्स। अब इंडिया चाइना की लड़ाई के चलते पिछले 1-2 सालों से ब्रिक्स का तो हम भूल ही गए हैं, जबकि ब्रिक्स एक बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक था, खास करके 2006 में जब इसकी स्थापना की गई थी और 2009 में जब इसका पहला सबमिट किया गया था। सो वी कैन से वेरी इजीली दैट द पीरियड बिटवीन 2005 to 2015 सॉ द राइज ऑफ ब्रिक्स। बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक था, ये डेवलपिंग कंट्रीज का ब्लॉक था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अनफॉर्चुनेटली अभी बिकॉज ऑफ द इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स ये ब्लॉक कहीं ना कहीं हाईजैक हो गया है, इसके इश्यूज काफी हाईजैक हो चुके हैं। अभी इंडिया की लीडरशिप है ब्रिक्स की। सो द 13th ब्रिक्स समिट इज सेट टू बी हेल्ड ऑन September 9 इन डिजिटल फॉर्मेट अंडर इंडिया चेयरमैनशिप। पिछले साल ये वर्चुअल समिट हुई थी रशिया की लीडरशिप के अंदर, राइट? सो दिस वॉज लॉन्च्ड by a meeting of the foreign ministers of, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ब्राजील, इंडिया एंड चाइना इनिशियली इन 2006 एंड लेटर ब्रिक turned into ब्रिक्स, यानी कि एस यानी कि साउथ अफ्रीका, ये 2010 में हुआ। पहला ब्रिक्स समिट कब हुआ था? रशिया में हुआ था 2009 में। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। ब्रिक्स की बात करें, सो दिस रिप्रेजेंट 42% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 30% ऑफ लैंड्स एरिया, 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो वेरी प्रॉमिसिंग ब्लॉक, राइट? नाउ ब्रिक्स स्टोव टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ। तो ऐसा माना जाता था कि जो ब्रिक्स है, ये जो यूएस लेड, जो वॉशिंगटन कंसेंसस की बात करते हैं, जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, जहां पे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, ये सब जो ब्लॉक्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको कैसे ब्रिक्स चैलेंज कर सकता है इफेक्टिवली, खास करके अमेरिकन लेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो इसको लेके बहुत ज्यादा बात करी गई थी इन द प्रीवियस डेकेड बिटवीन 2005 to 2015, right? In the past, BRICS established the new development bank, created a financial stability net in the form of contingency reserve arrangement, and is on the verge of setting up a vaccine research and development virtual center as well.
ना अभी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए ब्रिक्स की, उसके बारे में बात करते हैं. सो ब्रिक्स शुड एंगेज इटसेल्फ इन परसुइंग रिफॉर्म्स ऑफ ऑल द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. राइट नाउ दिस वोंट बी इजी बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज रही हैं, खास करके पैंडेमिक के दौरान. और ऐसा भी देखा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वेरी लीनियंट एंड सॉफ्ट ऑन चाइना. This has been prevalent since the last 1.5 2 years, जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है. और चाइना का ब्रिक्स में होते हुए अब ये देखना कि कैसे मल्टीलेटरलिज्म को चेक कर सकता है ब्रिक्स, ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी आने वाले टाइम में. ब्रिक्स इमर्ज्ड फ्रॉम द डिजायर टू चैलेंज द डोमिनेंस बाय द यूएस, वॉशिंगटन लेड वर्ल्ड ऑर्डर, वॉशिंगटन कंसेंसस जिसको हम कहते हैं, एंड इट रिमेन्स कमिटेड टू द गोल ऑफ काउंटर डोमिनेंस बाय चाइना. राइट. सो बिकॉज अब चाइना की जो पोजीशन है ब्रिक्स में बहुत पावरफुल है, तो अगर ब्रिक्स की स्थापना करी गई थी यूएस के डोमिनेंस को चेक करने के लिए, नाउ समथिंग फनी इज दैट अब ब्रिक्स की स्थापना तो हो गई, अब 10-15 साल ब्रिक्स को भी हो गए, पर अभी चाइना की डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए भी ब्रिक्स हैज टू बी अलाइव, इंक्लूडिंग जहां पे ब्रिक्स में चाइना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. उसके बाद कंबैटिंग टेररिज्म. दिस इज एन इंटरनेशनल फिनोमेना इफेक्टिंग everybody all across the world from Europe, Africa, Asia and other parts of the world. So BRICS is attempting to shape its counter-terrorism strategy by crafting the BRICS counter-terrorism action plan containing specific measures to fight radicalization. What are the challenges confronted by BRICS presently? तो अगर हमने briefly इसके बारे में बात करनी है तो पहला चैलेंज है China's economic rise has created a serious imbalance within the BRICS. अब चाइना और रशिया भी काफी नजदीकी हैं, काफी उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, बट चाइना और इंडिया के बीच में चलते जो डिफरेंसेस चलते ब्रिक्स एज अ ब्लॉक इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा जितना ब्रिक्स प्रॉमिसिंग था, जितना इन्विजन किया गया था कि ब्रिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा. ठीक है, वो उतनी बात नहीं हो पा रही. ठीक है. बीजिंग्स अग्रेसिव पॉलिसी स्पेशली अगेंस्ट इंडिया पुट ब्रिक्स सॉलिडारिटी अंडर एक्सेप्शनल स्ट्रेन. ठीक है. ब्रिक्स कंट्रीज हैव नॉट डन इनफ टू असिस्ट द ग्लोबल साउथ. जितना प्रॉमिस किया गया था उतना असिस्ट नहीं किया ग्लोबल साउथ को, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो जितना कमिट किया गया था उतना सपोर्ट नहीं करा गया ग्लोबल साउथ को अभी तक टू विन देयर सपोर्ट फॉर देयर एजेंडा. चलिए अगला आर्टिकल ये आज आया जी इंडियन एक्सप्रेस में, अलाइन टू काबुल. किस कंटेक्स्ट में है? सो बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको. अगेन तालिबान से रिलेटेड है, अफगानिस्तान से रिलेटेड है. कंटेक्स्ट क्या है? द यूएनएससी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी. ठीक है. सो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही, बिकॉज इंडिया अगस्त के महीने में प्रेसिडेंट चेयर थी इंडिया के पास यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो अभी परसों ही रेजोल्यूशन पास करी गई है इन कंटेक्स्ट ऑफ तालिबान. तो वो रेजोल्यूशन क्या कहती है? द रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर तालिबान टू कीप इट्स कमिटमेंट्स ऑन प्रिवेंटिंग टेरर ग्रुप्स इन अफगानिस्तान एंड अर्ज द तालिबान दैट असिस्ट and help in safe evacuations of all Afghan nationals wishing to leave the country. तो इस रेजोल्यूशन को लेके अभी रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया है वोट करने के लिए, और यूएस, फ्रांस, यूके और जो बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने वोट करा इस रेजोल्यूशन के लिए. ठीक है. अब बीजिंग एंड मॉस्को यानी कि चाइना और रशिया अभी रिफ्रेन क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर दे एब्सटेनिंग? Because they don't want to be in the bad books of Taliban. They want to be in the good books of Taliban. They want to occupy the vacuum which has been left behind now after the withdrawal of America. Right? So Indian officials also met Taliban leaders because Taliban leaders ने इच्छा जताई इंडियन लीडर्स को मिलने की, इंडियन डिप्लोमेट्स को मिलने की. अब जहां पे तालिबान सबको मिल रहा है, रशियंस को मिल रहा है, चाइनीज को मिल रहा है, अमेरिकन को मिल रहा है, पाकिस्तानीज को मिल रहा है, तो तालिबान ने ये भी इच्छा जताई कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स को भी मिलना चाहते हैं. तो इनकी मीटिंग हुई दोहा में ऑन द सेम डे जिस दिन यूएनएससी रेजोल्यूशन पास किया गया था. तो ये जो मीटिंग थी, दिस मीटिंग फोकस्ड ऑन द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड द अर्ली रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान एंड ट्रैवल ऑफ अफगान नेशनल्स स्पेशली द माइनॉरिटीज लाइक सिख्स टू इंडिया. तालिबान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तालिबान ये कह रहा है, तालिबान वांट्स कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रेंडली टाइज बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, स्ट्रेसिंग देयर इकोनॉमिक, हिस्टोरिक एंड कल्चरल लिंकेजेस. तो तालिबान ये कह रहे हैं कि जैसे पहले काम चल रहा था अफगानिस्तान इंडिया के बीच में, अब जो अफगान सिविलियन गवर्नमेंट थी और जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनके बीच में जो रिलेशंस, जो नज़दीकियां बनी हुई थी, अब वो हमारे साथ भी अब बना के रखी. तालिबान ये बात कह रहा है. तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग. आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कितना तालिबान विल स्टिक टू व्हाट इज सेइंग. राइट. चलिए अगला आर्टिकल है जी, द नेक्स्ट स्टेप इन डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन. ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल हिंदू में कल आया था, अरुण मेहरा ने लिखा है. अरुण मेहरा जो है फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के, काफी अच्छा लिखते हैं, इनके आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम. तो ये अच्छा आर्टिकल है. किस कंटेक्स्ट में? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज द वे फॉर इंडिया. राइट.
ना सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। अब हम डेमोक्रेसी हैं, हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हैं, हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि हमारे जो सिटीजन्स के जो डिस्कशंस हैं, जो डेलिब्रेशंस हैं, डिस्कशंस हैं, वो कंसिडर नहीं किए जाते पॉलिसी मेकिंग में या लॉ मेकिंग में। बट हम वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एंड वी हैव सक्सेसफुली, चाहे जितनी मर्जी लिमिटेशंस रही हैं, जितनी मर्जी कमियां रही हैं, बट पिछले 70-75 सालों में हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो इंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट करे हैं। अब इस आर्टिकल में अरुण मायरा बात करते हैं, 2-3 बातें यहां पे करते हैं। पहली बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है सिटीजन पार्टिसिपेशन की। तो क्या सिटीजन पार्टिसिपेशन सिर्फ वोटिंग तक सीमित है? क्या जो 5 साल में एक बार हम वोट करने जाते हैं अपने कैंडिडेट्स को, क्या वही डेमोक्रेसी है? नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं है। सो डेमोक्रेसी इज मच मोर देन दैट, right? Now, what distinguishes democratic nations from the authoritarian ones is the liveliness of citizens' participation in the governance of their nation. ठीक है जी? In healthy democracy, citizens participate effectively in shaping of the policies and laws by which they are governed. ठीक है? So, open-minded deliberation in these forums is very, very necessary to meet the requirements of democracy. ठीक है? So, constitutions, elections, and assemblies are not all that a democracy needs to function. तो सिर्फ वोटिंग करना या 5 साल में एक बार इलेक्शन होना, स्टेट असेंबली इलेक्शन होना या सेंट्रल जनरल असेंबली इलेक्शन होना, दैट इज नॉट ओनली डेमोक्रेसी। ठीक है? Now, deliberative forums are very necessary to finding solutions of the problems faced by the people in the 21st century, like climate change, historical inequities, increasing economic inequities. तो इस सब के जो solutions हैं, ये deliberative forum से, citizens participation से, citizen engagement से, citizen discussion से उभर के बाहर आ सकते हैं। So increasing divergences within the society, increasing differences within the society. तो ये जो बात यहाँ पे अरुण मायरा ने लिखी है, तो चाहे ये इंडिया है, चाहे अमेरिका है, ये डाइवर्जेंसेस बढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। आजकल लोग बहुत पॉलिटिकल हैं, तो या तो आप, जैसे कि मान लीजिए आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया जाता है, मेम किया जाता है, तो या तो आप प्रो मोदी हैं या आप एंटी मोदी हैं। जैसे अमेरिका में या तो आप प्रो ट्रंप हैं या आप एंटी ट्रंप हैं। तो एज एन इंडिविजुअल आपकी आइडियोलॉजी इज ओनली कन्फाइंड कि या तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रो व्यूज रखते हैं या एंटी व्यूज रखते हैं। तो आप, हो सकता है आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज ना रखने चाहते हो सकता है आप कंप्लीटली पॉलिटिकल हो, बट वो चीज़ आज के टाइम पे लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे पोलराइजेशन का जमाना है, पीपल आर गेटिंग मोर पोलराइज्ड, राइट? Now, cracks in the Indian nation dividing people like us from people not like us are dividing. So people can be different also. You may agree with somebody, you may disagree with somebody. Doesn't mean that the other person does not have the right to exist. The other person may not have the same political views as you have. Fine, fair enough. Be tolerant for that. Majoritarian electoral systems of democracy harden these divisions in India further. Also in USA. तो ट्रम्प के होते भी हमने वो देखा था। जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है दैट बेशक ट्रंप नहीं रहा, बट ट्रंप अमेरिकन अभी भी अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं ट्रंप के जाने के बाद भी। इतनी ज्यादा आइडियोलॉजी पोलराइज्ड हो चुकी है आज के टाइम पे दैट ये जो मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं, दे हार्डन दीज सेपरेशंस इन द सोसाइटी। Stronger processes are urgently required for democratic discourses amongst the citizens themselves to bind the national fabric. तो सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया की बात करें, तो मीडिया के तो आज के टाइम पे हम इसको गोदी मीडिया भी कहते हैं कि मीडिया कितना मैनिपुलेटेड है, कितना फेक है, मीडिया को कितना इजीली मैनिपुलेट किया जाता है, अपने नैरेटिव्स, फेक नैरेटिव्स मीडिया डिस्प्ले करता है। सोशल मीडिया की बात करें तो वो भी कोई दूध का धुला नहीं है, हालांकि सोशल मीडिया की अपनी यूटिलिटी है, उसके अपने फायदे हैं, अग्रीड, बट सोशल मीडिया टाउटेड एज द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी बाय इनेबलिंग सिटीजन्स टू फ्रीली लिसन टू मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैज टर्न्ड आउट टू बी अ हार्डनर ऑफ द डिविजन्स। तो वो डिविजन्स को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, डिविजन्स को और ज्यादा परपेट्रेट कर रहा है। Whether in parliament, the media or social gatherings, one must be seen to either support the political dispensation in power or its opposition. तो यानी कि जैसे कि मैंने अभी बोला, या तो आप प्रो मोदी हैं या आप एंटी मोदी हैं, और कोई चीज मैटर ही नहीं करती है। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो चीजें हैं ये सोसाइटी को डिवाइड करती हैं। आपके अपने पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, राइट? किसी और के कुछ हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, बट दैट कैनॉट डिफाइन यू, दैट कैनॉट डिफाइन डेमोक्रेसी। सो वे फॉरवर्ड, सो कंसेंट ऑफ द गवर्नड, हम लोग कंसेंट ऑफ द गवर्नड इज लॉट मोर देन द पीरियोडिक इलेक्शंस, राइट? तो हमारा जो कंसेंट है वो बहुत जरूरी है। हमारा कंसेंट सिर्फ 5 साल में एक बार वोट करने के लिए, बटन दबाने के लिए नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव सिविल सोसाइटी मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? Citizens meetings online or offline must be properly designed and professionally facilitated to enable all points of view to be listened,
for the new insights to emerge. It would be futile to reduce divergences in society if we are not ready to listen what others have to say. तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पे अरुण मायरा ने कही है कि स्कूलों में हम बच्चों को ये सिखाते हैं हाउ टू बी गुड स्पीकर्स, हाउ टू बी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर्स. हम बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि हाउ टू बी गुड लिसनर्स? हम गुड लिसनर्स क्यों नहीं बन पाते हैं? किसी और के व्यूज सुनने की हमारे में क्षमता क्यों नहीं होती है? अगर ये क्षमता हम बढ़ा सकें, अगर ये कैपेसिटी लोगों को सुनने की हम बढ़ा सकें, ओनली वी कैन बी गुड लिसनर्स, देन वी कैन से दैट वी आर actually practicing democracy, right? So evolution of institutions for citizen participation in democratic governance is the need of the hour. चलिए अगला आर्टिकल, क्लाइमेट सॉल्यूशंस. दोस्तों ये आर्टिकल आज आया इंडियन एक्सप्रेस में. तो ये क्या कंटेक्स्ट कहता है? कंटेक्स्ट है इसमें लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम इजराइल एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड. ठीक है, एज फार एज सेटिंग एम्बिशियस टारगेट्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर कंसर्न. तो आईपीसीसी की रिपोर्ट, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, हमने न्यूज़ में भी बड़ी चर्चा इसकी करी है. तो आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, उसका कहना है दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिमिट, उसने बहुत कुछ रिपोर्ट में कहा, बट अगेन वी वोंट रिपीट दैट, बट द विंडो टू द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिमिट द टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड द वर्स्ट इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज क्लोजिंग. तो ये जो डर था, ये जो इस बात का जो चिंता थी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो ग्लोबल तापमान है वो 1.52 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो वो तो बात स्टैब्लिश हो चुकी, वो आने वाले 15-20 साल में ही बढ़ने वाला है, जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए. नाउ वी मस्ट ट्रांजिशन टू अ लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी दैट सपोर्ट्स नॉट डिस्टर्ब्स द प्लैनेट्स क्लाइमेट, नेचर एंड एनवायरमेंट. तो चाहे वो इंडिया है, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो अमेरिका है, सभी को ये ट्रांजिशन में एक दूसरे की मदद करनी है. In India, climate change will increase the risks in low-lying coastal areas, coastal zones due to cyclones, flooding, storm surges, etc. Climate change has collateral impact on India's agriculture, water resources and food security. So general information इसके बारे हम जानते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी काफी पढ़ा हुआ है. इजराइल, क्या तरीके हैं जिससे इजराइल इज लीडिंग द वे? तो इजराइल कुछ यहाँ पे 5-6 बातें लिखी गई हैं. ठीक है, सो इजराइल, पहली बात है, इजराइल हैज लर्न टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर इन द, बिकॉज इजराइल एक डेजर्ट एरिया है, एरिड एरिया है, सो इजराइल हैज लर्न टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एंड एरिड एरियाज, टू रिसाइकल 90% ऑफ इट्स वेस्ट वाटर एंड टू डीसैलिनेट ड्रिंकिंग वाटर. तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स भी इजराइल ने बहुत उम्दा तरीके से यूज करी हैं, और जो माइक्रो इरिगेशन की बातें यहाँ पे इंडिया में चल रही हैं, तो उसका काफी श्रेय, काफी क्रेडिट इजराइल को जाता है. Well versed in preserving forest in these arid and desert conditions. ठीक है. Now, products such as poultry, milk, eggs and more are being produced in laboratories using methods that emit almost no greenhouse gases. तो इसके चलते जो एनिमल प्रोटीन सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं, इसके चलते बहुत सारा लैंड फ्री अप हुआ जा रहा है, जो कि वैसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता था, और लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए लैंड ज्यादा यूटिलाइज करने से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द फॉर्म ऑफ मीथेन बढ़ती हैं. तो अब वो जो लैंड है उसको फ्री करा जा रहा है ताकि वो लैंड इकोलॉजिकली रिस्टोर कर सके. Israel has developed solutions for energy storage, energy efficiency and renewable energy. By all means, it would be fair to say that Israel is turning to be a laboratory for practical solutions of the climate crisis. अब देखिए, अब ये आर्टिकल है, ये आज आया हिंदू में, इंडिया मस्ट कमिट टू नेट जीरो एमिशंस. देखिए, अभी तक तो हमने जितने भी आर्टिकल्स क्लाइमेट एनवायरनमेंट रिलेटेड डिस्कस करे हैं, तो वहां पे एक बात तो बहुत स्पष्ट आती है कि इंडिया अपने जो टारगेट्स हैं टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, बहुत जिम्मेवारी के साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रहा है. ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है. और ये भी बात कही गई है दैट बॉस, अभी हम एक गरीब देश है, हमने बहुत सारे गरीबों को पॉवर्टी एलिविएट करना है, बहुत सारे गरीबों को हमने वो अवसर दिखाने हैं, वो एस्पिरेशंस देने हैं कि वो भी शहरों में रह सके, जिसके चलते हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आने वाले टाइम में बढ़ेंगी. So we are a developing country. We have not reached the status of developed economies as America or as the European Union countries, but we have aspirations. So वो पूरी करने के लिए हम आने वाले टाइम में कार्बन स्पेस ज्यादा एक्वायर करेंगे. ठीक है, तो उसके चलते कार्बन स्पेस ज्यादा एक्वायर करने के चलते हम अभी 2050 तक आप हमको बोलो गला पकड़ के कीजिए, आप नेट जीरो कर लीजिए, नेट जीरो के टुवर्ड्स आप चलिए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है. ये बात इंडिया बहुत टाइम से कहता आ रहा है. इंडिया ने ये बात जॉन कैरी को भी कन्वे करी थी जब जॉन कैरी इस साल इंडिया आए थे, दैट हम इतनी जल्दी 2050 तक कमिट नहीं कर सकते नेट जीरो के टुवर्ड्स जाने में. अब इस आर्टिकल में पैट्रिक सकलिंग, ये अपना एम्बेसडर हैं, ये बेसिकली कमिश्नर रह चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के एक डिप्लोमैट हैं who has been the former commissioner to India, right? High Commissioner to India. अब इनका ये कहना है कि इंडिया को नेट जीरो एमिशंस के टुवर्ड्स जाना चाहिए. तो देखिए, एडिटोरियल में हर तरह के व्यूज आते हैं, प्रो एंड
एंटी एंड मतलब या तो प्रो में होते हैं या उसके फेवर में नहीं होते हैं, कुछ भी जो व्यूज आते हैं, तो हमको हर एक तरह के व्यूज समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए। अब इसमें जानते हैं कि ये क्या कहते हैं और क्यों इंडिया को नेट जीरो के टुवर्ड्स जाना चाहिए। अगर इंडिया नहीं, इनका ये कहना है, पैट्रिक कमिंस का ये कहना है दैट अगर इंडिया नहीं जाता नेट जीरो के टुवर्ड्स 2050 तो इंडिया विल रिस्क बीइंग एन आउटलायर, राइट? So India is at the risk of being cast globally as an outlier on climate action with a negative fallout. तो इनका ये कहना है that 50% of the global economy already has committed to net zero emissions by 2050. यहां तक कि चाइना ने भी 2060 तक कमिट करा है that we will move towards net zero emissions by 2060. तो अगर इनका ये कहना, अगर इतनी सारी इकोनॉमीज ने कमिट करा तो इंडिया, why not India? Because after all, India is the third largest, because on that basis India is the third largest emitter of greenhouse gases. Although India की जो per capita greenhouse gas emissions है वो काफ़ी कम है as compared to America, as compared to China. But इनका ये कहना that India को भी जल्द से जल्द commit करना चाहिए towards 2050 the net zero regime. इनका ये कहना है, ठीक है? सो सजेशंस फॉर इंडिया, इसमें क्या सजेशंस दिए गए हैं कि ऐसे सुझाव क्या दिए गए हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो पहली तो बात ये कहते हैं दैट नो डाउट इंडिया ने अभी दुनिया को बहुत इंप्रेस करा है। पेरिस अकॉर्ड्स के जो टारगेट्स थे इंडिया ने ऑलरेडी मीट कर लिए हैं। तो इंडिया के जो टारगेट्स थे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, वो मैंने बार बार रिपीट भी करी है अपने एडिटोरियल सीरीज में कि जो इंडिया का जो टारगेट 175 गीगावाट का था टुवर्ड्स 2030, इंडिया 191 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर चुका है। अब इंडिया का जो टारगेट है दैट इज 450 गीगावाट्स बाय 2030। तो यहां पे तो ठीक बात है, इंडिया जिम्मेवारी के साथ अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है। इस जिम्मेवारी के चलते ये कह रहे हैं कि इंडिया को उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नेट जीरो के टुवर्ड्स भी कमिट करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद इंडियन कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो स्टेपिंग अप। So for example, टाटा ग्रुप की बात करें, टाटा ग्रुप इज विनिंग अवार्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी, महिंद्रा कमिटिंग टू नेट जीरो बाय 2040 एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कमिटिंग टू नेट जीरो बाय 2035। तो इनका ये कहना है कि आपकी कंट्री के जो कॉर्पोरेट्स हैं अगर वो एम्बिशियस टारगेट्स कमिट कर रहे हैं टुवर्ड्स नेट जीरो, सो व्हाई नॉट द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो? India's national interests on climate action are now engaged in ways that go significantly beyond waiting for donor support to drive ambition. ठीक है? सो इनका ये कहना है कि इंडिया के जो टारगेट्स हैं वो इतने एम्बिशियस हैं कि इंडिया को वेट नहीं करना चाहिए कि कोई अमीर कंट्री लाइक यूएस या यूरोपियन यूनियन इंडिया को कब डोनेट करेंगे, कब उनको फंडिंग देंगे टू मूव टुवर्ड्स क्लीनर टेक्नोलॉजीज। इंडिया ऑलरेडी इतने एम्बिशियस टारगेट्स अगर चेस कर रहा है तो इंडिया को अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो खुद मोबिलाइज करने चाहिए। ये बात यहाँ पे करी गई है। और उसके बाद जैसे कि आप अभी मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट emitter इन द वर्ल्ड। अब चलो होगा, इंडिया का देखिए पॉपुलेशन साइज भी बहुत है, लेकिन इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो इतना नहीं है। सो दैट इज जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडिया का, दैट इज 1/10 ऑफ द ग्रीन हाउस ऑफ द पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑफ लेट्स से अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? उसके बाद सजेस्ट किया गया डीकार्बनाइज सेक्टर सच एज स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, एग्रीकल्चर। सो ऑन द लाइंस ऑफ लाइक यूरोपियन यूनियन की बात करें, जैसे उन्होंने फिट फॉर 55 लेजिस्लेशन निकाला था, कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स निकाला यूरोपियन यूनियन ने। तो यूरोपियन यूनियन में जैसे इंकरेज किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में उन देशों के साथ इंपोर्ट करा जाए जो कि लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? तो उस लाइंस में ये सजेस्ट किया गया कि इंडिया को भी अपने स्टील सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को आने वाले टाइम में डीकार्बनाइज करना चाहिए, जो कि दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ वैलिड थिंग, और वो होना भी चाहिए आने वाले टाइम में। बट डेफिनेटली दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फंडिंग एंड दैट इन्वॉल्व्स मोर क्लीनर टेक्नोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोर क्लीनर टेक्नोलॉजीज। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो बहुत क्रिस्पली हमने ये 6 एडिटोरियल्स डिस्कस करे हैं। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, आपके भी एग्जाम्स भी नज़दीक में है, प्रीलिम्स आपका नज़दीक में है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ब्रीफली एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं परसों।